वो है अभिवृद्धि और विकास की परिभाषाएं। आज हम जानेंगे अभिवृद्धि और विकास की जो परिभाषाएं हैं वो कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है, जो हमारे बीएड सेमेस्टर 1 में इससे क्वेश्चन बनेगा कि ये बन सकता है क्वेश्चन कि अभिवृद्धि और विकास की परिभाषाएं लिखिए, या तो फिर अभिवृद्धि और विकास क्या है। तो हम इसमें उसके नाम के साथ, अमेरिकी जो वैज्ञानिक जो लिखे उसके नाम के साथ अगर लिखेंगे तो उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है और नंबर कहीं कटने की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। इसीलिए जो सबसे पहला जो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक जो हैं वो है मेरेडिथ के अनुसार। तो मेरेडिथ के अनुसार कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और विकास का विभेदीकरण के अर्थ में। यानी हम बता रहे हैं कि कुछ लेखक ऐसे हैं जो अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं, यानी जैसे कि आकार का डेवलपमेंट उसके अर्थ में करते हैं, और विकास का जो प्रयोग करते हैं वो विभेदीकरण के अर्थ में करते हैं। ये जो कथन दिया गया है वो मेरेडिथ के अनुसार दिया गया है, और जो दूसरा जो है कथन वो हार्लोक के अनुसार दिया गया है। विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वरना इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की और परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, हार्लोक ने ये बतलाया है कि विकास बड़े होने तक सीमित नहीं है, यानी विकास जो है केवल बड़ा होने तक ही सीमित नहीं है। मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट वीडियो में कि जो विकास है वो जीवन से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। उसी प्रकार इसमें यह है कि विकास बड़े होने तक सीमित नहीं है, इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की और परिवर्तन का प्रगतिशील, यानी कि जैसे जैसे हम लोग प्रौढ़ावस्था की ओर जाएंगे वैसे वैसे भी डेवलपमेंट होता है हमारे अंदर, जैसे मानसिक हो सकता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। जब विकास हम लोग में होगा तो जाहिर सी बात है कि नवीन यानी कि नया नया विशेषता हम लोग में डेवलप होगा और नवीन योग्यताएं प्रकट होगी, नया नया क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यताएं आएंगी, कैपेबिलिटी आएंगी। तीसरा जो है फ्रैंक के अनुसार, अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले। गैसेल के अनुसार विकास प्रत्यक्ष से अधिक है, इसे देखा, जांचा और किसी सीमा तक 3 प्रमुख दिशाओं शरीर अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। इस सब में व्यवहारिक संकेत ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर और विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। यानी गैसेल ने अपना ये मत में ये समझाया है कि जो व्यवहारिक संकेत, जो हमारा जो बिहेवियर का जो संकेत है, बात करने का शैली, चलने का शैली, समाज में रहने का शैली, यही हम लोगों को विकासात्मक का स्तर, यानी कि हम विकासात्मक में किस स्तर पे हैं ये बतलाता है, और विकासात्मक का जो शक्ति है वो इसमें इसके माध्यम से हम लोग जानते हैं। विकास के सिद्धांत, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विकास के सिद्धांत के बारे में। जो इसमें विकास को सिद्धांत के समझने के लिए हम पॉइंट के आधार पर समझेंगे, यानी कि पॉइंट में बांट करके हम सीखेंगे कि विकास का सिद्धांत क्या है। तो पहला जो सिद्धांत है वह निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, जिसमें हम जानेंगे कि मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। मानव का विकास जो होता है वह एक सतत प्रक्रिया करने पर ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती है तथा उसमें कोई भी विकास आकस्मिक ढंग से नहीं होता है। यानी कि विकास कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी बदलाव जो होगा वो अचानक नहीं आएगा, वो धीरे धीरे ही बदलाव आएगा। जैसे मनुष्य की शारीरिक अभिवृद्धि, जैसे मनुष्य का जो शारीरिक जो विकास होता है, जो ग्रोथ होता है, आयु बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे जैसे हमारा आयु बढ़ता है उसी के आधार पे हमारा शरीर का जो संरचना है, जो ढांचा है वो तैयार होता है, और एक निश्चित समय के बाद अभिवृद्धि जो है रूप
रुक जाती है, परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाती है। यानी जो हमारा शरीर का जो ढांचा है, यानी जो वृद्धि है, वो एक निश्चित समय के बाद 18 से 21 वर्ष लगभग होने के बाद हमारा जो शरीर है उसका ग्रोथ रुक जाता है। दूसरा है विकास का क्रम का सिद्धांत। इसमें जानेंगे विकास निश्चित क्रम के साथ होती है। विकास जो है वो निश्चित क्रम के अनुसार होता है, निश्चित क्रम के साथ। सबसे पहले बालक का गामक और भाषा संबंधित विकास होता है। यानी सबसे पहले जब बच्चा का जन्म होता है तो गामक विकास और भाषा संबंधित विकास होता है। बालक पहले क्रंदन करता है, यानी कि बालक जब सबसे पहले जब बालक का जन्म होता है तब उसका सबसे पहले रोता है। क्रंदन करने का मतलब रोता है। फिर निरर्थक शब्दों का उच्चारण करता है, यानी निरर्थक शब्दों का उच्चारण करता है। उसके बाद पहले बच्चा रोएगा, फिर कुछ दिन होगा, 6 महीना 7 महीने लगभग 1 साल, उसके बाद बच्चा निरर्थक शब्दों का प्रयोग करता है, यानी कि वो बोलने के लिए नहीं जानता है। अंत में सार्थक शब्दों और वाक्यों पर पहुंचता है। फिर धीरे धीरे सार्थक शब्दों पे, फिर वाक्यों पर वो पहुंच जाता है, यानी कि धीरे धीरे वह बोलने के लिए सीख जाता है। गामक विकास में बच्चा हाथ पर पटकता है। जैसे बच्चा गामक विकास में क्या होता है कि बच्चा हाथ पर पटकता है पहले, फिर पलटता है, फिर बैठता है, उसके बाद खड़ा होता है और चलता है। इसको बोलते हैं गामक विकास। जो शारीरिक का जो तंत्रिका तंत्र की जितनी भी मांसपेशियां उसके द्वारा जो विकास होता है उसको गामक विकास कहा जाता है। तीसरा है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाएं का सिद्धांत। यानी हॉर्लोग के अनुसार ये बताया गया है कि विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती है। यानी कि जो बालक का पहले का जो समय होता है और उसके बाद जो डेवलपमेंट होता है, ये दोनों में अंतर होते हैं। जैसे बालक पहले हर वस्तु को मुंह में रखता है, जैसे बच्चा जब होगा तो सबसे पहले किसी भी वस्तु को मुंह में रखता है, उसके बाद अनुभव द्वारा केवल खाद्य पदार्थों को ही मुंह में रखता है। फिर उसका जब अनुभव होने लगता है कि कौन सा पदार्थ खाने वाला है, वो उसको मुंह में रखने का प्रयास करना शुरू कर देता है। उसके बाद एक निश्चित समय में निश्चित ढंग से खाना सीख लेता है और उसका जैसे एक साल यानी कि लगभग 12 महीना 13 महीने के बाद बच्चा खाना शुरू कर देता है। चौथा जो पॉइंट है वह है एकीकरण का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। यानी जो विकास का जो प्रक्रिया है वह एकीकरण के सिद्धांत को फॉलो करती है। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। जैसे बच्चा पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, यानी कि सबसे पहले बच्चा अपने हाथ को और फिर उंगलियों को चलाना सीखता है और उसके बाद दोनों के एक साथ, जैसे किसी कटोरी को पकड़ना शुरू करने लगता है। जैसे कोई पेन हुआ, पेन को ही पकड़ने के लिए जैसे बच्चा अगर हाथ और उंगली दोनों पर जब कंट्रोल होगा तो बच्चा इसको पकड़ने के लिए शुरू कर देगा। यानी कलम या पेंसिल कुछ भी हो उसको पकड़ने का प्रयत्न करना शुरू कर देता है। पांचवा पॉइंट है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। इसमें जानेंगे कि मानव विकास का एक समान प्रतिमान होता है। यानी कि जो मानव का जो विकास होता है, ठीक है ना, वो एक समान, एक जैसा अनुरूप में होता है, एक समान प्रतिमान के रूप में होता है। किंतु वंशानुक्रम एवं वातावरण की भिन्नता के कारण, किंतु यहाँ पे बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति के पिताजी का गुण भी बच्चों में आता है तो ये हुआ वंशानुक्रम। और वातावरण की बात करें तो जो कोई व्यक्ति अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, अगर वहाँ पे अच्छा से पढ़ाई नहीं होता है, और वहीं अगर दूसरा बच्चा जो प्राइवेट में पढ़ रहा है तो वहाँ पे अच्छा अगर पढ़ाई होता है, तो ये दोनों के जो वातावरण की अंतर होने के कारण एक बच्चा कमजोर हो सकता है और एक बच्चा तेज। यानी कि जो बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है वो तेज होगा और जो बच्चा सरकारी में पढ़ता है वो कमजोर होने की संभावना है। इसी के कारण प्रत्येक व्यक्ति के जो विकास में कुछ भिन्नताएं पाई जाती है। जिस प्रकार कोई भी दो व्यक्ति पूर्ण रूपेण एक समान नहीं हो सकते हैं,
उसी तरह दो अलग अलग व्यक्तियों का विकास भी पूर्ण रूपेण एक तरह नहीं होगा। नेक्स्ट है 6 नंबर, मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की जो क्रिया सिर से आरंभ होती है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ कि इसका जो विकास होता है वह सिर से आरंभ होकर के पैर की ओर जाती है, अर्थात विकास ऊपर से नीचे की ओर चलता है। विकास जो है वो ऊपर से नीचे की ओर चलता है। सबसे पहले ऊपर का विकास होता है, गर्भ में जब हमारा जो शरीर का जो संरचना बनता है, सबसे पहले हम लोग का सिर का संरचना बनता है, उसके बाद धीरे धीरे पैर का बनता है। तो पहले सिर का विकास होता है, गर्भ में पहले सिर का विकास होता है। गर्भ के बाद बालक सर्वप्रथम सिर को उठाता है, सबसे पहले सिर को उठाता है। 7वां जो पॉइंट है वो है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें लिखा हुआ है समान प्रजाति के विकास के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु प्रजाति हो या मानव प्रजाति, अपनी प्रजाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। यानी समान प्रतिमान का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति, अगर मनुष्य है, मनुष्य प्रजाति है, तो मनुष्य का विकास जो होगा वह मनुष्य के अनुसरण के आधार पे होगा। और वही अगर चूहे की प्रजाति है तो चूहे का जो विकास होगा वह चूहे के फॉर्मेलिटी पे होगा, चूहे के अनुसरण के रूप में होगा, चूहे के अनुरूप में होगा। संसार के समस्त भागों में मानव शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक ही है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विकास को प्रभावित करने वाला कारक, यानी कि विकास को कौन कौन से कारक हैं जो असर डालते हैं, प्रभाव करते हैं, प्रभाव डालते हैं। इसमें से सबसे पहले विकास को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार है। जो पहला जो कारक है वह है अनुवांशिक कारक, यानी अनुवांशिकता, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में हेरेडिटी। तो ये अनुवांशिकता के कारण भी, ठीक है ना, विकास को प्रभावित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है पीटरसन, मनोवैज्ञानिक है, पीटरसन ने कहा है कि किसी व्यक्ति को माता पिता के माध्यम से उसके पूर्वजों के गुण प्राप्त होते हैं, उसे अनुवांशिकता कहते हैं। यानी पीटरसन ने ये बताया है कि जो हम लोगों को ज्ञान जो मिलता है, जो हम लोगों का जो कुछ ऐसे चीज़ें, यानी कि शारीरिक से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड, जो हम लोग को माता पिता के द्वारा जो बच्चों में आते हैं, उसे हम लोग अनुवांशिकता कह सकते हैं। अनुवांशिक कारक के अंतर्गत जो पहला जो इसमें डिवाइड करके हम समझाना चाहते हैं, जिसमें पहला है शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना कहने का मतलब शारीरिक संरचना के अंतर्गत शरीर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार आदि आते हैं। जो लोग शरीर से लंबे, बलिष्ठ, सुंदर तथा आकर्षक होते हैं वे प्रायः खेलकूद, व्यायाम, मॉडलिंग में सफल रहते हैं। शारीरिक संरचना में ये आता है कि शारीरिक से रिलेटेड जितना भी चीज हो गया, जैसे लंबाई, ऊंचाई, भार, ये सब सभी आते हैं। और जिन बच्चों के पास, अगर वो बच्चा लंबा है, बलिष्ठ है, सुंदर है, तो वो बच्चों को मॉडलिंग में, खेल कूद में, व्यायाम में उन लोगों को कभी दिक्कत नहीं होता है और वो उस काम में सफल भी होते हैं। दूसरा जो है वो है लिंग भेद। शारीरिक और मानसिक विकास पर लिंग भेद का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा शीघ्र होता है और वे शीघ्र परिपक्व हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि लड़कियों का जो शारीरिक विकास है वह लड़कों की अपेक्षा बहुत ही जल्दी होता है, बहुत ही तेजी से होता है, तीव्र होता है। और वे, अरे लड़कियां लोग मैच्योर भी लड़कों से पहले होते हैं। ऐसा आपने देखा भी होगा कि लड़की लोग हमेशा हर एक चीज को अपने मतलब बेहुदा की तरह नहीं करते, लेकिन लड़का लोग हमेशा बदमाशी करने में पूरा तेज होता है। तो वही बात है कि लड़कियां मैच्योर जल्दी हो जाती हैं। तीसरा है संवेदनात्मक विशेषताएं। प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से संवेदनात्मक मौजूद होता है, जिसके कारण कोई बच्चा जन्म से क्रोधी या जन्म से विनम्र स्वभाव का होता है। यानी कि इमोशन विशेषताएं जो हमें अनुवांशिकता के कारक के अंतर्गत आता है, अनुवांशिकता के माध्यम से मिलता है।
कोई बच्चा जन्म से क्या होता है, क्रोधी होता है और विनम्र स्वभाव का भी होता है। ये संज्ञानात्मक विशेषताएं में आता है। नेक्स्ट है बुद्धि। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक में बुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि बालक के विकास में जो प्रभावित करने वाला कारक है वो बुद्धि बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। अधिक बुद्धि वाले बालकों का विकास बहुत ही तेजी से होगा और जो बालक कमजोर माइंड का होगा उसका विकास बहुत ही स्लो होता है। जैसे टर्मन के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि टर्मन के अनुसार जो दिया गया है कि बालक का बुद्धि स्तर चलना सीखना, बोलना सीखना, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि देखो सबसे पहला नंबर जो है कुशाग्र यानी टैलेंटेड बच्चा। जो बच्चा टैलेंटेड होगा वो टर्मन के अनुसार ये बताया गया है, परीक्षण किया गया है कि 13 मास की आयु में वह चलना सीख लेगा लगभग। यानी कि 13 मास की आयु में ये माना गया है टर्मन के द्वारा कि 13 मास की आयु में वो चलना सीख लेगा, जो बच्चा टैलेंटेड होगा, जो कुशाग्र बुद्धि का होगा। और नेक्स्ट है बोलना सीखना। वो 11 मास की आयु में बोलना सीख जाएगा। यानी कि जो बच्चा टैलेंटेड होगा वो 11 महीने की आयु में ही बोल पाएगा, बोल सकेगा। अगर वही दूसरा जो है सामान्य बुद्धि, जो बच्चा नॉर्मल बुद्धि, जो नॉर्मल तेज तरार का बच्चा है, वो बच्चा 14 मास की आयु में चलना सीखेगा। 14 महीने लग जाएगा उसको चलने में। और बोलने में 16 मास की आयु लगेगा उसको। बोलने में, लैंग्वेज को सीखने में उसको 16 महीने का आयु में 16 महीने का समय लग जाता है। तीसरा है मूर्ख बच्चा, जो फुलिश टाइप का होता है, जो मूर्ख होता है, उसको 22 महीने लग जाते हैं चलने में। चलना में मत देखो, 22 महीना यानी कि 12-24, 2 साल से ठीक है, लगभग 2 साल ही मान लो, 22 महीना उसको लग जाता है चलने में। और 34 मास की आयु में बोलना सीखना, यानी 34 महीना लग जाता है उसको बोलने के लिए सीखने में, जो बच्चा मूर्ख होता है। चौथा है मूढ़, जो उससे मूर्ख से भी निचला स्तर में जो मूढ़ है, 30 मास की आयु में चलना सीखता है और 51 मास की आयु में बोलना सीखता है। हमारा जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक में जो दूसरा कारक है वह है वातावरण कारक। आनुवांशिक कारकों के बाद वातावरण से संबंधित अनेक कारक व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं। जहां तक शारीरिक विकास की बात है उस पर वातावरण का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, परंतु मानसिक विकास पर वातावरण का पर्याप्त प्रभाव देखने को मिलता है। बालक में जो गुण और विशेषताएं आनुवांशिकता से मिलता है उसका पूर्ण विकास वातावरण के द्वारा किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वातावरण के जरिए हम एक्चुअली ये बताना चाहते हैं कि आनुवांशिक के द्वारा, ठीक है ना, हम लोगों को एक गुण मिलता है, विशेषता मिलता है हम लोगों को पीढ़ी के द्वारा, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी के द्वारा, लेकिन उसको पूर्ण विकास करने के लिए हम लोगों को वातावरण में जाना जरूरी है। यानी कि जितना अच्छा हम वातावरण में रहेंगे उतना हम लोगों का विकास अच्छा से होगा, बेहतर होगा। आगे जीवन, इसमें जो पहला है वो है जीवन की आवश्यक सुविधाएं। मनुष्य की भौतिक एवं सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति विकास में बहुत अधिक सहायक होती है। जैसे रोटी, दाल, पौष्टिक आहार तथा संतुलित भोजन इत्यादि सभी व्यक्ति के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। जीवन की आवश्यक सुविधाएं में ये आती है कि अगर जितना अच्छा हम लोग को दाल, रोटी, चावल जितना अच्छा मिलेगा, जितना अच्छा पौष्टिक आहार खाना मिलेगा, उतना ही हम लोग का माइंड और जल्दी से डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और दूसरा जो है वो है विकास, समाज और संस्कृति। विकास पर समाज और संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। यानी विकास पर हम लोग का जो विकास होता है उस पर समाज और संस्कृति का प्रभाव भी पड़ता है। आमतौर पर समाज और अच्छा से चल रही है तो वह निहित सभी लोगों का भी विकास सही तरीके से होगा। यानी कि अगर समाज अच्छा से विकास कर रहा है, समाज में अगर अच्छे लोगों का समूह है तो वो समाज में जितने भी लोग शामिल होंगे उनका भी विकास बहुत ही अच्छा तरीके से होगा। सोच विचार का, बात करने का तरीका, बैठने उठने का तरीका, सारा चीज में विकास अच्छा होगा। अगर समाज ठीक नहीं होगा तो विकास अच्छा नहीं होगा। तीसरा है पारिवारिक पृष्ठभूमि, जिसमें पारिवारिक वातावरण बालकों बालिकाओं के
विकास में अहम भूमिका निभाता है। जैसे जो बालक की पालन पोषण अमीर घरों में होता है, हमेशा वो खुला विचार का होते हैं, यानी कि उन लोगों के पास कभी टेंशन नहीं होता है। जो जितना अच्छा घर से होते हैं उन लोगों के पास उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है, गरीबी का टेंशन नहीं होता है। तो ये सब के कारण में क्या होता है, बच्चों का विकास में प्रभावित डालता है। ठीक है, पारिवारिक भी है। चौथा जो है वो विद्यालय। बालक के विकास में विद्यालय के वातावरण, अध्यापक तथा शिक्षा के साधनों का निर्णायक भूमिका होती है। जैसे बालक के विकास में विद्यालय का बहुत बड़ा रोल है। अगर जितना अच्छा विद्यालय होगा, जितना अच्छा वहाँ का शिक्षक होगा, जितना अच्छा शिक्षक सिखाएगा, उतना ही अच्छा विद्यालय बच्चों का विकास होगा। ठीक है ना। जो विद्यालय में पढ़ाई के साथ अतिरिक्त क्रियाएं की जाती है, देखिए अगर विद्यालय में अच्छे तरीके से अतिरिक्त क्रियाकलाप किए जाते हैं, पढ़ाई के साथ साथ अगर एक्स्ट्रा क्रियाएं की जाती है, तो बालक भी, हर एक विद्यार्थी अलग अलग क्षेत्र में आगे होंगे। अगर विद्यालय में बेहतर शिक्षा हो तो बालक की भी विकास बहुत ही बेहतर होगा। लास्ट में हम ये बोलना चाहेंगे कि अगर आप लोग को अच्छा लगा यह वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।